नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन्स ऑफिशियल पर। तो माफ़ी चाहता हूँ 3-4 दिनों से कोई वीडियो नहीं आ रही थी। एक्चुअली मैंने आपको कम्युनिटी पोस्ट में इन्फॉर्म कर दिया था कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। क्या हुआ कि खांसी और जुकाम हो गया, जिस कारण गला बैठ गया। तो कल और परसों रात को वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश तो कर रहा था, पर गले ने साथ नहीं दिया। आज गला थोड़ा बेहतर है तो मैंने सोचा वीडियो रिकॉर्ड कर दूं। तो आज आपको ज्योग्राफी की वीडियो मिल जाएगी और कल मैं पॉलिटी की वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। तो आज हम ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण टॉपिक रामसर साइट के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हों, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों, सभी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। तो पहले हम इसे पढ़ेंगे, मैं आपको ट्रिक की सहायता से पढ़ाऊंगा और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड क्या है। तो अगर आप आर्द्र भूमि को तोड़ेंगे तो आर्द्र का मतलब नमी होता है और भूमि का मतलब ज़मीन, तो नमी वाली ज़मीन। अगर मैं आपको एक लाइन में इसका अर्थ बताऊं तो नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्र भूमि या वेटलैंड कहा जाता है। दरअसल जो वेटलैंड्स होते हैं ये वैसे क्षेत्र हैं जहां भरपूर नमी पाई जाती है और इसके कई लाभ भी हैं। आर्द्र भूमि जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है, यह इसका सबसे बड़ा फायदा है। और आर्द्र भूमि वह क्षेत्र है जो वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्णतः जल से भरा रहता है, जैसा कि आप ये इमेज में देख रहे हैं। अगर मैं आपको इसके उदाहरण बताऊं तो आर्द्र भूमि में दलदली भूमि, झीलें, लैगून, तालाब, डेल्टा, प्रवाल भित्तियाँ, उथले समुद्र, बाढ़ के मैदान और बहुत कुछ शामिल है। तो ये तो आर्द्र भूमि की डेफिनेशन, इसका हमने अर्थ समझ लिया। अब हम इसके महत्व के बारे में समझते हैं। तो हमने आर्द्र भूमि क्या है ये पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, आखिर क्यों महत्वपूर्ण है आर्द्र भूमि। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंस है इसकी कि उपयोगी वनस्पतियों एवं औषधीय पौधों के उत्पादन में सहायक है। तो आर्द्र भूमि जंतु ही नहीं बल्कि पादपों की दृष्टि से भी एक समृद्ध तंत्र है, जहां उपयोगी वनस्पतियां और औषधीय पौधे भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो जो आर्द्र भूमि वाला क्षेत्र है यहाँ पर उपयोगी वनस्पतियाँ भी मिलती हैं और साथ ही साथ औषधीय पौधे भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। अगली इसकी इम्पोर्टेंस है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भी यह महत्वपूर्ण है। कैसे? तो आर्द्र भूमि ऐसे पारिस्थितिकीय तंत्र है जो बाढ़ के दौरान जल के आधिक्य का अवशोषण कर लेता है। तो ये जल के आधिक्य का अवशोषण कर लेता है, जिस कारण जो बाढ़ का पानी है झीलों एवं तालाबों में एकत्रित हो जाता है, जिससे जो मानवीय आवास वाले क्षेत्र हैं वो जलमग्न होने से बच जाते हैं। तो ये पर्यावरण के लिए भी महत्वपूर्ण है। और तीसरा इसका फ़ायदा क्या है कि यह कार्बन को अवशोषित कर लेता है और साथ ही साथ भूजल स्तर में भी वृद्धि करता है। तो कार्बन अवशोषण और भूजल स्तर में वृद्धि जैसी महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन करके वेटलैंड्स पर्यावरण संरक्षण में भी अहम योगदान देता है। इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी पृथ्वी के लिए। तो आगे देखते हैं आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड को बायोलॉजिकल सुपरमार्केट और साथ ही साथ किडनीज ऑफ द लैंडस्केप भी कहा जाता है। तो वेटलैंड्स को बायोलॉजिकल सुपरमार्केट क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह विस्तृत भोज्य जाल यानी कि फूड वेब्स का निर्माण करते हैं। और किडनीज ऑफ द लैंडस्केप क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो किडनी होती है, अगर आप अपने शरीर में देखें तो किडनी का महत्वपूर्ण रोल होता है। ये क्या करती है? ये रक्त को फिल्टर करती है। किडनी जो रक्त है यानी कि ब्लड है उसको फिल्टर करने का काम करती है। उसी प्रकार जो ये आर्द्र भूमि हैं इनका तंत्र जल चक्र द्वारा जल को शुद्ध करता है और जो प्रदूषण होते हैं, अवयव होते हैं, उनको बाहर निकाल देता है। पूछा जाता है कि किडनीज ऑफ द लैंडस्केप किसे कहा जाता है?
तो आर्द्रभूमि को। तो हमने आर्द्रभूमि के बारे में पढ़ लिया, उसकी इम्पोर्टेंस भी देख ली। अब हम देखते हैं कि आखिर ये रामसर समझौता क्या है। व्हाट इज़ रामसर कन्वेंशन। तो रामसर ईरान का एक शहर है, याद रखिएगा, ये ईरान का एक शहर है जहाँ पर 2 फरवरी 1971 को, तारीख याद रखिएगा, 2 फरवरी 1971 में आर्द्रभूमि के संरक्षण और स्थायी उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो हमने देखा कि जो आर्द्रभूमि है इसका हमारी पृथ्वी पर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो उसके संरक्षण के लिए, इसके बचाव के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग हुई थी। कहाँ पर? रामसर, जो कि ईरान का एक शहर है, वहाँ पर एक मीटिंग हुई थी। तो इसीलिए इसे रामसर समझौता कहा जाता है, रामसर कन्वेंशन कहा जाता है। इसके बचाव के लिए वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई थी और कई देशों ने हस्ताक्षर किए थे, इसीलिए इसे रामसर समझौता कहा जाता है। और रामसर कन्वेंशन का जो मुख्य उद्देश्य है, ये महत्वपूर्ण, जो इतने भी ये आर्द्रभूमि हैं, महत्वपूर्ण वेटलैंड हैं, इनकी सुरक्षा करना है। और यह 21 दिसंबर 1975 से प्रभाव में आया। तो 2 फरवरी 1971 को तो यहाँ पर मीटिंग हुई, पर यह पूर्ण रूप से लागू कब हुआ? तो 21 दिसंबर 1975 में यह प्रभाव में आया। तो ये जो डेट है 2 फरवरी की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी दिन विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ही सबसे पहले आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए कई देशों के द्वारा मीटिंग की गई थी और अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसीलिए 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम भी पूछी जाती है। तो 2020 में इसकी थीम क्या थी? तो आर्द्रभूमि और जैव विविधता, इंग्लिश में कहते हैं वेटलैंड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। और अभी करंट इसकी थीम क्या है 2021 की? तो आर्द्रभूमि और जल, वेटलैंड्स एंड वाटर। ये याद रखिएगा, करंट वाली 2021 में इसकी थीम क्या है? आर्द्रभूमि और जल। तो आगे हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि सर्वाधिक रामसर साइट्स वाला देश कौन सा है? तो ये है यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। कितने रामसर साइट्स हैं? तो 175 हैं। अगर हम एरिया वाइज बात करें कि सर्वाधिक क्षेत्रफल, जहाँ पर सर्वाधिक रामसर साइट्स का क्षेत्रफल है, ये कौन सा देश है? तो ये है बोलीविया। नंबर वाइज यूनाइटेड किंगडम है और एरिया वाइज बोलीविया है, याद रखिएगा। तो आगे देखते हैं कि विश्व की पहली रामसर साइट कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया का कोबर्ग प्रायद्वीप, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया का कोबर्ग प्रायद्वीप ये विश्व की पहली रामसर साइट है। हमने वर्ल्ड का तो देख लिया, अब हम भारत का देखते हैं कि भारत की पहली रामसर साइट कौन सी है? तो अक्टूबर 1981 में भारत के पहले 2 रामसर स्थलों को चुना गया था। कौन कौन से? एक है चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है, आपको पता ही होगा, और दूसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान में है। तो ये 2 रामसर स्थल थे जिन्हें भारत में सबसे पहले चुना गया, चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो आगे देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक रामसर साइट्स कौन से राज्य में हैं? तो भारत में सर्वाधिक रामसर साइट उत्तर प्रदेश में है। कितने? करंट टाइम में बात करें तो 8 हैं। और वर्तमान में पूरे भारत में 42 रामसर स्थल हैं। अभी कितने हैं? 42 हैं। और बात करें कि भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो ये है सुंदरवन वेटलैंड। आपने हो सकता है चिल्का झील पढ़ी हो, पर याद रखिएगा सुंदरवन वेटलैंड ये भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। ये तो वर्ल्ड फेमस है। और सबसे छोटा कौन सा है? तो रेणुका वेटलैंड। यह भी आगे हम ट्रिक से पढ़ेंगे। छोटा कौन सा है? रेणुका वेटलैंड, ये हिमाचल प्रदेश में है। तो आगे हम देखते हैं कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है। तो ऐसी आर्द्रभूमियों को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है जिनके संरक्षण पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत हो। वैसे भी हम रामसर साइट्स में आर्द्रभूमियों के संरक्षण की बात करते हैं, पर कुछ ऐसी आर्द्रभूमियाँ होती हैं जिनके संरक्षण पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है, उसे हम मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल कर लेते हैं ताकि इन पर विशेष ध्यान
दिया जा सके और मानव के हस्तक्षेप और प्रौद्योगिकी विकास और प्रदूषण से प्रभावित आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। अगर हम बात करें कि वर्तमान में भारत की कितनी साइटें हैं, आर्द्र भूमियाँ हैं जिन्हें मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, तो दो। कौन कौन सी? एक है केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है और दूसरा है लोकटक लेक जो कि मणिपुर में है। इन्हें मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, याद रखिएगा, केवलादेव और लोकटक। तो अब हम एक एक करके भारत के सभी राज्यों के रामसर स्थल के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो 42 के 42 मैं आपको याद कराऊंगा। जहां पर ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी ट्रिक से बताऊंगा और जहां पर बिना ट्रिक से याद करना होगा वहां बिना ट्रिक से याद कर लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से। अब ये एक केंद्र शासित प्रदेश है तो यहीं से शुरू करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में 3 रामसर स्थल हैं। पहला है वुलर झील, दूसरा होकेरा आर्द्र भूमि यानी कि होकेरा वेटलैंड और तीसरा सुरिनसर मानसर झील। तो वुलर झील ये तो आपको पता ही होगा, कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है कि वुलर झील कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में। अब हम देखते हैं होकेरा और सुरिनसर मानसर। तो आपको पता होगा कि जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, खासकर कश्मीर वाला एरिया, यहाँ पर आए दिन पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादी गतिविधियाँ की जाती हैं और हमारी भारतीय सेना इसका मुंह तोड़ जवाब देती है, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर है ये हमारे मान सम्मान की लड़ाई है, ये हमारे मान सम्मान की लड़ाई है। तो मानसर तो ये कहाँ पर होगा? जम्मू कश्मीर में होगा। तो इससे आप रिलेट करके इसे याद रख पाएंगे। तो अब देखते हैं होकेरा आर्द्र भूमि। तो जो जम्मू कश्मीर है ये हमारा अभिन्न हिस्सा है, था और रहेगा। पर जब यहाँ पर अनुच्छेद 370 था तो उस समय यहाँ पर अलग संविधान था, अलग झंडा था। पर जब से यहाँ पर अनुच्छेद 370 हटा दिया गया तब से जम्मू कश्मीर हम कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से ये अब हमारा होके रहा। तो अब तब से ये पूर्ण रूप से हमारा होके रहा। तो इससे आप रिलेट कर पाएंगे। अगर आपको स्टोरी की सहायता से याद रहता है तो याद रख लेना, अगर आपको बिना ट्रिक की सहायता से भी याद रहता है तो ऐसे भी याद रख लेना, जैसे आपका मन करे। तो हम अब कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से हमारा होके रहा। इसे आप इसे याद कर लेना। और जम्मू कश्मीर हमारी मान सम्मान की लड़ाई है, इसे आप इसे याद कर लेना। तो तीनों आपको याद रहेंगे। तो जम्मू कश्मीर के बाद अब हम आते हैं लद्दाख में। तो जम्मू कश्मीर की तरह ही अब लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश है। तो लद्दाख में 2 रामसर स्थल हैं। पहला है, देखिए जो ये टी है ना ये साइलेंट है, सो मोरिरी, और दूसरा है सोकर। तो सो मोरिरी और सोकर ये कहाँ पर है? लद्दाख में। जिसमें से जो सोकर है ये तो आपको याद रखना है और आपको याद भी होगा क्योंकि भारत का ये सबसे लास्ट में अभी जो 42वां रामसर स्थल है इसे सोकर को ही शामिल किया गया है। तो करंट में इसे ही ऐड किया गया है, इसीलिए ये आपको याद होना चाहिए कि भारत के 42वें रामसर स्थल के रूप में किसे शामिल किया गया है, तो सोकर वेटलैंड को शामिल किया गया है। इसको ट्रिक से तो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दोनों के आगे क्या है? सो है। नाम भी अजीब सही है, लद्दाख में है, टी दोनों में साइलेंट है, तो इसे ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, आप इसे ऐसे ही याद रखिएगा। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बाद अब हम आते हैं हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में 3 रामसर स्थल हैं। कौन कौन से? पहला है चंद्रताल वेटलैंड, दूसरा है पोंगबान झील और तीसरा है रेणुका वेटलैंड। जिसमें से चंद्रताल और रेणुका ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेणुका तो आपको ऐसे ही याद होना चाहिए क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया ना कि भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है, तो वो रेणुका वेटलैंड है। तो इसे आप बिना ट्रिक से याद करिएगा क्योंकि ये याद करने वाली चीज़ है। रेणुका सबसे छोटा है और सुंदरवन सबसे बड़ा है। चंद्रताल वेटलैंड को कैसे याद करेंगे? अगर आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश का ज़्यादातर एरिया सफ़ेद बर्फ़ से ढका रहता है, तो सफ़ेद दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार अगर आप चंद्र यानी कि चांद को देखेंगे तो वो भी बर्फ़ की तरह सफ़ेद दिखाई पड़ता है। तो इससे आप रिलेट करके याद रख पाएंगे कि जो चंद्रताल है ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। और रेणुका ये भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है। तो हिमाचल प्रदेश के बाद अब हम आते हैं उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में एक ही रामसर स्थल है, कौन सा? आसन कंजर्वेशन रिजर्व। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे कैसे याद रखेंगे? तो जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में आपको पता होगा बड़े बड़े पर्वत और पहाड़ हैं। तो जो बड़े बड़े पर्वत और पहाड़ हैं उत्तराखंड में, अगर आप पर्वत या पहाड़ पर चढ़ते हैं तो पर्वत या पहाड़ पर चढ़ने में बहुत मुश्किल होती है। चढ़ने में मुश्किल होती है ना,
पर उतरने में आसानी होती है, क्योंकि उतरते वक्त आपको मोमेंटम मिल जाता है, तो उतरना आसान होता है। तो देखिए, उतरना आसान को आसान होता है, इससे आप इसे याद कर पाएंगे। एक रिलेट करके याद रख लेना कि उत्तराखंड वाला एरिया पर्वतों और पहाड़ियों वाला एरिया है, और पर्वतों और पहाड़ियों पर चढ़ना मुश्किल होता है पर उतरना आसान होता है। तो उत्तराखंड में है आसन कंजर्वेशन रिजर्व। तो आगे देखते हैं बिहार। तो बिहार में एक ही रामसर स्थल है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि काबर ताल वेटलैंड कहाँ पर है, तो बिहार में है। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे, तो देखिए, तो काबर इसको आप पढ़ेंगे कब्र, और बिहार के पीछे क्या है, हार। तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति किसी की कब्र पर जाता है तो वहाँ पर फूलों का हार चढ़ाता है। तो इससे आप रिलेट कर लेना कि जब भी कोई व्यक्ति कब्र पर जाता है तो वहाँ पर क्या चढ़ाता है, फूलों का हार चढ़ाता है। तो हार यानी कि बिहार और कब्र यानी कि काबर ताल। तो मैं जो भी आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ, अगर आपको इससे फ़ायदा हो रहा है तो याद करना, अगर बिना ट्रिक के ही आपको याद है तो कोई बात नहीं, बिना ट्रिक के याद कर लेना। तो बिहार के बाद अब हम आते हैं उत्तर प्रदेश में। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल हैं, तो वो है उत्तर प्रदेश। टोटल कितने हैं, तो 8 हैं। तो हम इन्हें पढ़ते हैं। तो सबसे ऊपर है अपर गंगा रिवर यानी कि ऊपरी गंगा नदी। तो ये कैसे याद रखेंगे, तो आपको पता होगा कि जो गंगा नदी है वो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस किस राज्य से कवर करती है, तो उत्तर प्रदेश से। अगर आपको ऐसे नहीं याद रहता तो अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, अपर गंगा रिवर। तो अपर के पहले 2 वर्ड क्या हैं, यूपी। तो ये तो खुद ही कह रहा है कि मैं यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में हूँ, तो इसे आप ऐसे याद रख लेना। तो दूसरा है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य। ये वेटलैंड भी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है नवाबगंज वाला। तो इसे आप कैसे याद रखेंगे, तो देखिए, इसमें क्या है, नवाब, नवाब लिखा हुआ है ना, नवाब। तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है कौन सी है, लखनऊ। तो लखनऊ को क्या कहते हैं, नवाबों का शहर कहते हैं। तो इसे आप रिलेट कर लेना, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं। तो उसके बाद इन्हें आप 5S से याद रखना। 5S कौन कौन से हैं, सांडी, समसपुर, समन, सरसई, सुर। सुर, सरसई, समन, समसपुर और सांडी, ये 5S उत्तर प्रदेश में हैं। तो ये 5S आप ऐसे ही याद रख लेना। इनकी मैं आपको ट्रिक बताकर कंफ्यूज नहीं करूँगा, क्योंकि ज़्यादा ट्रिक के चक्कर में आप भूल जाएंगे। तो ये 5S आप ऐसे ही याद रख लेना, एक बार पढ़ लेंगे तो याद रहेगा। वैसे भी ऊपरी गंगा, नवाबगंज और ये पार्वती अर्गा, ये बहुत बार पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है नवाबगंज वाला। तो पार्वती अर्गा अभयारण्य, ये वेटलैंड भी कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। तो इसे आप कैसे याद रखेंगे, तो अर्गा को अगर आप आगरा लिख दें, यहाँ गलती से मैंने इंग्लिश में आगरा लिख भी दिया, तो चलिए अब आपको मिस्टेक से याद ही रहेगा कि मैंने यहाँ पर मिस्टेक किया ना, तो ये आपको याद रहेगा। तो ऐसे भी अगर आप अर्गा को आगरा लिख देंगे तो आगरा कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में है। तो इससे आप रिलेट कर लेना कि जो पार्वती अर्गा यानी कि पार्वती आगरा, ये कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में है। तो इससे आपको ये 3 तो याद रहेंगे ना, ऊपरी गंगा, नवाबगंज और पार्वती अर्गा। और बाकी आप ये जो 5S हैं इन्हें एक बार पढ़ लेना, 2 बार पढ़ लेना, याद हो जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश के बाद अब हम आते हैं पंजाब में। तो पंजाब में 6 रामसर स्थल हैं। तो हम देखते हैं इन्हें कैसे याद रखना है। तो देखिए, सबसे नीचे कौन सा है, केशवपुर। तो केशवपुर वेटलैंड कहाँ पर है, तो ये पंजाब में है। तो देखिए, जो पंजाब है, पंजाब में आपको पता होगा कि जो सिख लोग होते हैं ये बड़े बड़े केश रखते हैं और पगड़ी बांधते हैं। तो बड़े बड़े केश रखते हैं और पगड़ी बांधते हैं। तो केशवपुर में क्या है, केश। तो इसे आप रिलेट कर लेना। उसके ऊपर है कंजली। तो कंजली के अगर आप पीछे देखेंगे तो क्या है, जल, जल है ना। तो जो पंजाब नाम है, इसका नाम पंजाब कैसे पड़ा, तो पंजाब एक फारसी शब्द है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, पंज प्लस आब। पंज का मतलब क्या होता है, 5, और आब का मतलब होता है जल। क्योंकि पंजाब को क्या कहा जाता है, 5 नदियों की धरती कहा जाता है। पंजाब की जो ज़मीन है बहुत ही उपजाऊ है खेती के लिए, क्योंकि 5 नदियों की धरती इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर जल की कमी नहीं है। तो देखिए, कंजली में क्या है, जल। तो ये कहाँ पर होगा, आप रिलेट कर लेना कि पंजाब में ही होगा। अगर आपको बिना ट्रिक से याद रहता है तो ऐसे याद रख लेना। उसके ऊपर है रोपड़ आर्द्रभूमि। तो रोपड़ जिला है पंजाब में, इसकी कोई ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके ऊपर है हरीके आर्द्रभूमि। तो मैंने आपको नदी वाली वीडियो में बताया था कि पंजाब के हरीके क्षेत्र में 2 नदियाँ आकर मिलती हैं, सतलुज और व्यास, और यहीं से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है। तो पंजाब में है हरीके क्षेत्र। तो हरीके आर्द्रभूमि कहाँ पर होगी, पंजाब में ही होगी। अगर आपने वो नदी वाली वीडियो देखी होती तो आपको पता होगा।
अगर आपने नहीं देखी तो इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लेना। मैंने वहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी के कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। तो उसके ऊपर है नांगल वन्य जीव अभयारण्य। तो अब नांगल नांगल आपको सुना सुना लग रहा होगा ना, भाखड़ा नांगल बांध। तो मैंने आपको बताया था कि जो भाखड़ा बांध है वो तो हिमाचल प्रदेश में है, पर जो नांगल है वो भाखड़ा का सहायक बांध है। इसीलिए हम इकट्ठा पढ़ते हैं भाखड़ा नांगल बांध। नांगल भाखड़ा का सहायक बांध है और जो नांगल बांध है ये पंजाब में है। तो इसे आप ऐसे याद रख लेना। और ऊपर है ब्यास। तो मैंने आपको बता ही दिया कि पंजाब 5 नदियों की धरती है और सतलुज ब्यास नदियाँ कहाँ से बहती हैं, तो पंजाब से ही बहती हैं। तो और यहीं पर पंजाब के हरिके क्षेत्र में सतलुज और ब्यास नदी मिलती है और वहीं से इंदिरा गांधी नहर सबसे बड़ी नहर निकलती है। तो इसे आप ऐसे याद रख लेना। तो आप 6 के 6 इस प्रकार याद रख पाएंगे बिना ट्रिक के भी। अगर आप थोड़ा सा पढ़ा होगा अपने नदी के बारे में, झील के बारे में, तो आप बिना ट्रिक से ही इन्हें याद रख पाएंगे। तो पंजाब के बाद अब हम आते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में 2 रामसर स्थल हैं, एक है सांबर झील और एक है केवलादेव राष्ट्रीय पार्क। ये तो दोनों बहुत ही फेमस हैं, इन्हें ट्रिक से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो सांबर झील आपको पता ही होगा कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। और केवलादेव राष्ट्रीय पार्क ये भी कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। वैसे भी मैंने आपको नेशनल पार्क वाली वीडियो में इसकी ट्रिक भी बताई थी, पर फिर भी आपको इसे ट्रिक से नहीं वैसे भी याद होना चाहिए क्योंकि ये बहुत फेमस है। और मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि भारत के पहले 2 रामसर स्थल कौन से थे, तो एक केवलादेव था और दूसरा चिल्का झील थी। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि जो साइबेरियन क्रेन है, जो कि एक लुप्त प्राय प्रजाति है, यह भारत में केवल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में सर्दियों में नियमित रूप से साइबेरिया से आती है। कौन सी? साइबेरियन क्रेन। ये फैक्ट है, याद रखिएगा। तो अब आगे देखते हैं गुजरात और मध्य प्रदेश। यहाँ पर एक ही एक वेटलैंड है, तो इन्हें याद रखना तो आसान होगा, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, गुजरात में कौन सा है? नल सरोवर पक्षी अभयारण्य। ये वेटलैंड कहाँ पर है? तो गुजरात में है। इसे कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, इसमें क्या है? सरोवर। तो सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है? तो गुजरात में ही है ना सरदार सरोवर बांध। तो जब भी सरोवर आए तो कहाँ पर होगा? गुजरात में होगा। इससे आप रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में है भोज वेटलैंड। भोज वेटलैंड कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। तो राजा भोज हवाई अड्डा भी कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। पूछा जाता है तो राजा भोज कहाँ के थे? मध्य प्रदेश के ही थे, उन्हीं के नाम से ये पड़ा है। भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश में है, राजा भोज हवाई अड्डा भी मध्य प्रदेश में है, जिसका नाम राजा भोज के नाम से रखा गया है। और मैं आपको बताऊं तो जो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है कौन सी है? भोपाल। उसे भी पहले भोजपाल कहा जाता था राजा भोज के नाम पर ही, और बाद में इसका नाम बदलकर भोपाल पड़ गया। तो इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अब मैंने आपको बता ही दिया। अब आप भूलेंगे नहीं कि भोज वेटलैंड कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है, और भोज हवाई अड्डा भी मध्य प्रदेश में है। और आपने वो कहावत भी सुनी होगी ना कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आगे अब हम आते हैं उड़ीसा में। तो उड़ीसा में 2 रामसर स्थल हैं, एक है चिल्का झील और एक है भीतरकनिका मैंग्रोव। इसमें से जो चिल्का झील है ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार मैंने आपको बताया भी हुआ है, फिर भी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। देखिए, उड़ीसा में आप देखेंगे उड़ आता है ना उड़ीसा, और चिल्का में देखिए चील से रिलेट करने से, तो चील उड़ती है ना आसमान में, तो उड़ीसा में उड़ और चिल्का में चील, तो चील आसमान में उड़ती है। इसे आप रिलेट कर लेना, आप कभी नहीं भूलेंगे कि चिल्का झील कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है। उड़ीसा के बाद अब हम आते हैं पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में भी 2 वेटलैंड हैं, एक है पूर्वी कोलकाता और दूसरा है सुंदरवन। तो सुंदरवन तो वर्ल्ड फेमस है, ये तो आपको पता ही होगा, पश्चिम बंगाल में है। और भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड भी सुंदरवन ही है। और दूसरा है पूर्वी कोलकाता, तो इसे तो कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोलकाता कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में ही है। तो पूर्वी कोलकाता और सुंदरवन ये पश्चिम बंगाल में है। तो आगे अब हम कुछ पूर्वोत्तर राज्य भी देख लेते हैं जहाँ पर सिर्फ एक ही एक रामसर स्थल है। तो शुरुआत करते हैं त्रिपुरा से। तो त्रिपुरा में है रुद्र सागर झील। रुद्र, तो रुद्र किसे कहते हैं? भगवान भोलेनाथ को रुद्र कहते हैं ना, और उन्हें त्रिपुरारी भी कहते हैं। तो अगर आपको ऐसे नहीं याद रहता तो आप इस तरह भी याद कर सकते हैं, त्रिनेत्र। तो भगवान भोलेनाथ के 3 नेत्र हैं ना, त्रिनेत्र। त्रिपुरा में त्रिनेत्र किसके हैं? भगवान भोलेनाथ के। और रुद्र सागर, तो रुद्र किसे कहते हैं? भगवान भोलेनाथ को ही कहते हैं। तो इससे आप रिलेट कर लेना। तो ये कुछ छोटे छोटे हिंट होते हैं जिनसे आप इनको काफ़ी लंबे समय तक
याद रख पाएंगे। त्रिपुरा के बाद अब हम देखते हैं मणिपुर। तो मणिपुर में है लोकटक झील। मैंने कितनी बार आपको ये बताया हुआ है कि लोकटक झील कहाँ पर है, तो मणिपुर में है। इसे भी रामसर स्थल में शामिल किया गया है। तो इसे आप कैसे याद रखेंगे? हो सकता है आपने पुरानी वीडियो ना देखी हो और आपको ना याद हो, तो मैं आपको दोबारा ट्रिक बता देता हूँ। तो मणिपुर की लोकटक झील में पूरी दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। ये आपको पता होगा कि पूरी दुनिया में एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो मणिपुर की लोकटक झील में है। अब ये अपने आप में यूनिक है ना कि भैया कोई भी पार्क है जो पानी में तैर रहा है, तो लोग क्या करेंगे, लोग मनी खर्चा करके यानी कि पैसा खर्चा करके उस पार्क को देखने आएंगे कि ऐसा कौन सा पार्क है जो कि पानी में तैर रहा है, तो लोग मनी खर्चा करके उसे देखने आएंगे। इससे आप इसे याद रखना, लोग से मतलब कि लोकटक, मनी यानी कि मणिपुर, उसे देखने आएंगे किसे, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क को। तो मणिपुर के बाद अब हम आते हैं असम में। तो असम में एक ही रामसर स्थल है, कौन सा, दीपोर बिल। ये बिल है, झील नहीं, याद रखिएगा। कौन सा, दीपोर बिल। तो असम को हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, असम। असम के पीछे क्या है, शाम, तो इसे हम शाम से रिलेट करेंगे। तो शाम के समय हम क्या जलाते हैं, दीप जलाते हैं। मंदिर में दीप जलाते हैं ना शाम के समय, तो इसे आप रिलेट कर सकते हैं कि शाम के समय हम दीप जलाते हैं। हमने त्रिपुरा, मणिपुर और असम इन तीनों के बारे में पढ़ लिया। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे अब हम आते हैं महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में एक है नांदूर मधमेश्वर अभयारण्य और दूसरा है लोनार झील। तो लोनार झील ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको झील वाली वीडियो में भी बताया था, वहाँ पर इसकी ट्रिक बताई थी कि लोनार को आप रिलेट करेंगे लोनावला से। आपने फिल्मों में सुना होगा ना, लोग घूमने जाते हैं कहाँ पर, लोनावला में। तो लोनावला से आप रिलेट करेंगे लोनार को। ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। उसके आगे हम देखते हैं आंध्र प्रदेश। यहाँ पर है कोलेरू झील। तो इसे कैसे याद रखेंगे, आंध्र यानी कि आंध्र को आप पढ़ेंगे अंधेरा, अंधेरा, और कोलेरू को काला। जब अंधेरा होता है तो हर जगह काला काला दिखाई देता है ना, अंधेरा क्योंकि रोशनी नहीं होती। तो आंध्र प्रदेश में है कोलेरू झील। बाद देखते हैं तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में एक ही है, याद रख लेना, कौन सा, पॉइंट कैलिमर वन्यजीव अभयारण्य। कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। तो हमने 39 रामसर स्थल पढ़ लिए, अब बचे 3। उसके बाद हमारे 42 के 42 रामसर साइट्स कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद हम फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। तो केरल में देख लेते हैं कि कौन कौन से 3 रामसर स्थल हैं। तो सबसे नीचे है वेम्बनाड वेटलैंड। ये तो आपको याद होगा कि जो वेम्बनाड झील है ये भारत की सबसे लंबी झील है। कहाँ पर है, तो केरल में है। उसके ऊपर वाले दोनों देखते हैं, एक है सस्थमकोटा और दूसरा है अष्टमुदी। इसे अष्टमुडी भी कहते हैं, अष्टमुदी झील। तो ये भी केरल में है। तो कैसे याद रखेंगे, तो केरल को आप रिलेट करेंगे करेले से, केरल को रिलेट करेंगे करेला। तो सस्थम, सस्थम मतलब जब भी आपके आगे करेला आता है आप सांस थाम लेते हैं ना, क्योंकि बहुत कड़वा होता है, हम नहीं खाएंगे। और नीचे क्या है, अष्टमुडी या अष्टमुडी। तो जब भी करेला आपके आगे आता है आप सांस थाम लेते हैं और मुड़ी हिलाते हैं, नहीं हम नहीं खाएंगे, बहुत कड़वा होता है करेला। सांस थाम के मुड़ी हिलाने लगते हैं, हम करेला नहीं खाएंगे। तो ये एक ट्रिक है, आप इसे याद कर सकते हैं अगर आपको इसे याद रहता है, नहीं तो आप वैसे भी याद कर लेना। और वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है, ये तो आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था। स्टैटिक जीके का प्रश्न भी बनता है, और यह है कहाँ पे, तो केरल में है। तो अब हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि रामसर सम्मेलन में रामसर किससे संबंधित है। तो मैंने आपको बताया था कि जो रामसर है ये ईरान का शहर है। अगला प्रश्न है कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर स्थल हैं। तो कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश। कितने रामसर स्थल हैं, तो 8 रामसर स्थल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व के किस देश में रामसर स्थलों की संख्या सबसे अधिक है। तो कौन सा देश है, यूके। कितने हैं, 175। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जाता तो बोलीविया आंसर होता। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है। तो यह है सुंदरवन। और सबसे छोटा कौन सा है, तो रेणुका। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से असम में कौन सा रामसर स्थल है। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, असम को आप पढ़ते हैं ना इंग्लिश में असम, और जब शाम हो जाती है तो हम क्या जलाते हैं, दीप जलाते हैं मंदिरों में। तो दीपोर बिल ये कहाँ पर है, तो असम में है।
तो अगला प्रश्न है कि नवाबगंज वेटलैंड निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो नवाबगंज नवाबों का शहर कौन सा है, तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न कि भारत में सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है। तो सबसे छोटा कौन सा है, रेणुका वेटलैंड। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में कितने आर्द्रभूमि हैं। तो करंट टाइम में कितने हैं, 42। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रामसर साइट हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन डी व्यास संरक्षण रिजर्व, ये कहाँ पर है, पंजाब में है। अगला प्रश्न देखते हैं कि नवाबगंज वेटलैंड निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। तो आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत का 42वां रामसर स्थल है। तो अभी रिसेंटली कौन सा ऐड हुआ है, तो मैंने आपको बताया था कि लद्दाख में है सोकर, ये अभी 42वां रामसर स्थल है भारत का। तो आज की ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।